इंडियानामा में आज सबसे पहले बात होगी पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर यात्रा की। पीएम मोदी कल वहां योग करेंगे और पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश देंगे। पीएम और क्या क्या सौगात देंगे, इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। आगे बात होगी बिहार की, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है। नीतीश के सबसे बड़े फैसले पर आज पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए रद्द करने का आदेश दिया है। जिस आरक्षण को लेकर पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा गया, उसी आरक्षण पर आप पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इस पर भी हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे हीटवेव से परेशान दिल्ली को आज कैसे राहत मिली और ये राहत कितने दिनों तक रहेगी, ये भी डिटेल से आपके सामने रखेंगे। साथ ही बात होगी दिल्ली के जल संकट की। दिल्ली के किन किन इलाकों में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है और इसे लेकर कैसे राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही बात हो गई मुंबई के मौसम की, जहां मानसून ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। मुंबई के इलाकों का हाल क्या है, ये भी आपको बताएंगे। यूपी के माफिया रहे अति के भाई के घर पर आज बुलडोजर चला है। कितने करोड़ के आलिशान महल को योगी के बुलडोजर ने ढहा दिया है, यह खबर भी आपके सामने रखेंगे। और साथ ही विशाखापट्टनम में बने 500 करोड़ रुपए के आलिशान शीश महल की कहानी क्या है, यह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको सीधे लिए चल रहे हैं जम्मू कश्मीर, जहां युवाओं को पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। नीयत पर, हमारी सरकार की नीतियों पर भरोसा है, उसको ये थप्पा लगा है। और ये जो एस्पिरेशनल सोसाइटी है, वो निरंतर अच्छा परफॉर्मेंस चाहती है, वो तेज गति से रिजल्ट चाहती है। उसे अब लेट लतीफी स्वीकार नहीं है। होती है, चलता है, हो जाएगा, देखेंगे, ऐसा करो फिर मिलेंगे, वो जमाना चला गया। लोग कहते बताओ भाई आज शाम को क्या होगा, ये मिजाज है आज। जनता की उम्मीदों पर चलते हमारी सरकार परफॉर्म करके दिखाती है, रिजल्ट ला करके दिखाती है। इसी परफॉर्मेंस के आधार पर 60 साल के बाद, 6 दशक के बाद तीसरी बार किसी सरकार को हमारे देश ने चुना है। और इस चुनाव के नतीजों ने, ये तीसरी बार सरकार बनने की घटना ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है। साथियों, लोकसभा इलेक्शन में मिले जनादेश का बहुत बड़ा मैसेज स्थिरता का है, स्टेबिलिटी का है। देश ने आज से 20 साल पहले, यानी एक प्रकार से पिछली शताब्दी थी, वो 21वीं शताब्दी, वो 20वीं शताब्दी थी। पिछली सदी के आखिरी दशक में अस्थिर सरकारों का लंबा दौर देखा है। आप में से बहुत नौजवान हैं जिनका उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा देश और 10 साल में 5 बार इलेक्शन हुए थे। यानी देश चुनाव ही करता रहता था और कोई काम ही नहीं था। और इससे उस अस्थिरता के कारण, अनिश्चितता के कारण भारत को जब टेक ऑफ करने का वक्त था, हम ग्राउंडेड हो गए, हमें बहुत नुकसान हुआ देश को। उस दौर को पीछे छोड़कर अब भारत स्थिर सरकार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। और लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर की आवाम की, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अटल जी ने जो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं।
इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है। आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दिखाता है यहां का नौजवान जमहूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है। और मैं आज इन कार्यक्रमों में तो आया हूं, लेकिन मेरा मन करता था कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक बार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं। उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जमहूरियत का झंडा ऊंचा किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया। ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान के बनाए रास्तों पर चलकर नई इबारत लिखने की शुरुआत है। मुझे और खुशी होती अगर हमारा विपक्ष भी कश्मीर में इतने उमंग उत्साह के साथ जो लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, इतनी भारी मात्रा में मतदान हुआ, ये जो उमंग उत्साह का माहौल है, काश अच्छा होता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार के चुनाव की तारीफ कर रहे हैं और इस बार का चुनाव जैसे कि आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर में वोटिंग का कई दशकों का रिकॉर्ड वहां के लोगों ने आम चुनाव में तोड़ दिया। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी रमन सैनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सबसे पहले रमन, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री इस बार के इलेक्शन की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर की जमहूरियत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जो उनके खिलाफ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता था, हालांकि पाकिस्तान का जिक्र तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने जवाब जरूर दिया कि हां, बुलेट को बैलेट से जवाब दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल विवेक, देखिए जो आज का कार्यक्रम है, आज का प्रधानमंत्री का जो कश्मीर का दौरा है, वो अपने आप में बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस एक दौरे से प्रधानमंत्री एक तीर से कई शिकार करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और टूरिज्म सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो रहा था, उसको प्रधानमंत्री यहां से जवाब देंगे और ये बताएंगे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर और शेर कश्मीर जो SKICC है डल लेक के किनारे, वहां पर अगर योग आसन कर सकते हैं, तो कोई भी देश दुनिया का टूरिस्ट जो है वो यहां पर आकर बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित मान सकता है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव जो है वो होने वाले हैं, सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ चुनाव होना है। तो आपको मालूम है कि जब जहाँ चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री सुपर एक्टिव मोड में वहां पर नजर आते हैं। और इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद अपने आप में जिक्र कर दिया है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से भागीदारी कश्मीर के लोगों ने दिखाई है, वो अपने आप में बेहद ज्यादा उनको रोमांच कर देने वाली है। और किस तरीके से उनको लगातार यहाँ पर अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में, अगर पिछले चुनाव 5 फेज में जो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए, 60 से 70% चुनाव हुआ। एक समय ये हुआ करता था कि अलगाववादी नेताओं के एक बयान पर पूरा बाइकआउट हो जाता था। और अच्छा, ये भी बताइएगा कल का, जल्दी से रमन, ये बताइएगा कल का कार्यक्रम क्या रहने वाला पीएम का? जी देखिए, आज प्रधानमंत्री SKICC में है, यहाँ पर यूथ एम्पावरिंग यूथ और ट्रांसफॉर्मिंग का जो कार्यक्रम है, इसमें शिरकत लेने के बाद कल सुबह 6:30 बजे फिर इसी SKICC के ग्राउंड में आएंगे, जहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर से करीबन 6000 लोग ऐसे होंगे जो इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम में शामिल होंगे। योग के माध्यम से पूरे दुनिया को प्रधानमंत्री कश्मीर घाटी से संदेश देंगे और उसके बाद करीबन 10 साढ़े 10 बजे प्रधानमंत्री एक बार फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। विवेक जी, चलिए रमन, बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, कल भी आपसे कनेक्ट करेंगे, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की। बिहार के नीतीश सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को आज खारिज कर दिया। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को
हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और OBC को 65% आरक्षण देने की चुनौती वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस कानून को रद्द करने का आदेश दिया है। 49.5% जो आरक्षण सीमा थी राज्य में पहले, उसको बढ़ाकर 65% की गई। तो हमने इसको चैलेंज किया था पटना हाई कोर्ट में, ये कहते हुए कि ये संविधान सम्मत नहीं है, आर्टिकल 14-16 को वायलेट करती है। आज फैसले में भी मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने यही फैसला सुनाया कि जो दो नए कानून है वो संविधान सम्मत नहीं है, आर्टिकल 14-16 को वायलेट करती है और वो जो 50% सीलिंग लिमिट है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था उसको भी वायलेट करती है। बिहार सरकार के पिछले साल के अंत में विधानसभा के पटल पर राज्य के आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े रखे गए थे। सरकार ने यह भी बताया कि राज्य की सरकारी नौकरियों में किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। बिहार में सामान्य वर्ग की आबादी 15% है और सबसे ज्यादा 6,41,281 लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं। नौकरी के मामले में दूसरे नंबर पर 63% आबादी वाला पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग के पास कुल 6,21,481 नौकरियां हैं। तीसरे नंबर पर 19% वाली अनुसूचित जाति है। SC वर्ग के पास 2,91,004 नौकरियां हैं। सबसे कम 1% से ज्यादा आबादी वाले अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। राज्य सरकार ने संवैधानिक नियमों को तोड़ मरोड़ करके 49.5 से बढ़ा के 65% कर दिया था शिक्षण संस्थानों में नामांकन में और पद सरकारी सेवाओं में सबके लिए। उसको इस पर बहस हुआ था, जिसको आज जजमेंट रिजर्व किया गया था। आज जजमेंट पर था केस। उनका ये हुआ कि भाई ये दोनों नोटिफिकेशन ये संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत है और इनको उन्होंने सेटिसाइड किया ये कहते हुए कि ये दोनों नोटिफिकेशन आर्टिकल 14, 15 और 21 के अगेंस्ट है। RJD ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ आरक्षण को लेकर के जो दायरा नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जो बढ़ाया था, वो उस पर जो रोक लगी है, इसमें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। फिलहाल देश में 49.5% आरक्षण है। OBC को 27%, SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। हालांकि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कोटा संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता। बिहार में भी पहले आरक्षण की सीमा 50% ही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अगली खबर की बात करते हैं। देश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ, तापमान में कमी आई, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि राहत सिर्फ 1-2 दिनों के लिए है। इसके बाद हीट वेव का दौर एक बार फिर से लौटेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी और लू की वजह से लोग बेहाल हैं। तापमान के तपिश से लोगों का बुरा हाल है। वहीं दिल्ली में मौसम थोड़ा सुहावना हुआ, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि दिल्ली के अस्पतालों में हीट वेव की चपेट में आए मरीजों का इलाज चल रहा है। कई अस्पतालों में ऐसे मरीज के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। अधिकारियों के साथ बैठ करके ये जो हीट वेव है, इसका भी चर्चा की इसके बारे में, और केंद्र सरकार ने इसके बारे में सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं, उनको एडवाइजरी जारी की है, और हमने सभी अस्पतालों को कहा है, पब्लिक या प्राइवेट, सभी हीट वेव को टॉप प्रायोरिटी दें और हीट वेव से आए हुए पेशेंट्स की व्यवस्था के लिए अलग से व्यवस्था करें। दिल्ली के RML अस्पताल में भी ऐसे मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इंडिया डेली की टीम अस्पताल में जाकर ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार हीट वेव के मरीजों का इलाज कैसे चल रहा है। राजधानी दिल्ली और NCR में भीषण गर्मी और लू से परेशान है लोग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के RML हॉस्पिटल में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
हीट स्ट्रोक रूम बनाया गया है, जो कि भीषण गर्मी से और लू से जो भी पेशेंट आए उनके इलाज के लिए ये स्पेशल तौर पर तैयार किया गया। इधर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए यहाँ की गाइडलाइंस है, जो कि इस आधार पर यहाँ पर अनुपालन होगा। दूसरी तरफ मैं आपको अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं कि इधर भी देखिए संक्रमण के रोकथाम के उपाय, और इधर एक और बोर्ड लगाया गया जिस पे किस तरह से बचना है और किस तरह से आपको इसमें यूज करना है। इधर फिलहाल मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इधर अंदर की तरफ आए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 बड़े बड़े ट्रक बनाए गए हैं, जिसमें इसमें बर्फ़ के वो डाले जाते हैं, छोटे छोटे आइस, और उसके बाद इसमें पानी का प्रयोग किया जाता है, जिससे पेशेंट को इलाज यहाँ पर मिलता है और उनको आराम भी होता है। दूसरा ये दिखाएंगे, देखिए आप इसमें ये फास्ट आइस मशीन है, जो कि इसमें देख सकते हैं आप कितनी मात्रा में आइस है। इसमें से आइस और इधर जो एक नल लगी है, यहाँ से पानी डाल करके यहाँ पर ये बनाया जाता है, जिससे इलाज किया जाए। मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि उनके साथ उनके जो पेशेंट आए हैं क्या हुआ था और किस तरह हुआ था। सर, आप आरएमएल हॉस्पिटल में आए हैं, आपका मतलब पेशेंट आपके घर से हैं, क्या नाम है उनका और क्या उम्र है और किस स्थिति में उनकी तबीयत खराब हुई, आप बताइए। नाम उनका आदर्श कुमार खन्ना है, 67 उनकी उम्र है। एकदम अचानक लू लगने से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो यहाँ हम लेके आए तो उन्होंने काफ़ी राहत दी है हॉस्पिटल वालों ने, आरएमएल वालों ने, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा यहाँ आने के बाद। यहाँ वैसे ज़्यादा ट्रॉमा सेंटर में उन्होंने जो रखा है। जब तबीयत खराब हुई जो आपके पेशेंट है, तो क्या हुआ, उनका लक्षण क्या था और किस तरह से हुआ? लक्षण ये था कि एकदम चक्कर आए, बीपी लो हो गया एकदम, उसकी वजह से फिर एकदम यहाँ ले आए हम हॉस्पिटल में, तो उन्होंने फटाफट राहत दी है। यहाँ पे बर्फ़ वगैरह लगा के उन्होंने उसमें रखा, तो यहाँ ज़्यादातर अब स्थिति कैसी? अब स्थिति थोड़ी ठीक है और जल्दी हो जाएंगे ठीक। तो बाकी यह है कि इसमें ज़्यादातर लोग वही ले रहे हैं जिनमें 108 टेम्परेचर, 110 टेम्परेचर, 109 टेम्परेचर हो रहा है, उन्हीं को लेते हैं, जल्दी से राहत मिल जाती है। मतलब अब आराम है उनको? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आए थे आप? करोल बाग से आए थे। तो आपने देखा कि ये एक पेशेंट के साथ हैं, उनके परिवार से हैं, जो इनके पेशेंट को अचानक गर्मी सी आई और वो गिर गई, उसके बाद ये यहाँ पर ले आए, इलाज हुआ, अभी भी उनका इलाज चल रहा है, लेकिन आराम है। हीट वेव और भीषण गर्मी को लेकर सरकार लगातार लोगों को सचेत कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि जितना हो कम से कम बाहर निकलें, खास तौर पर दोपहर में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो दिल्ली में एक तरफ तो गर्मी के तांडव से थोड़ी बहुत निजात मिली है, लेकिन दूसरी तरफ पानी की किल्लत से दिल्ली आज भी बेहाल है। राजधानी दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जल संकट का प्रकोप अब वीआईपी इलाकों तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास तक में पानी की सप्लाई में कटौती की जा रही है। राजधानी दिल्ली में आज भले ही मौसम थोड़ा मेहरबान है, लेकिन जल संकट गहराता जा रहा है। आलम यह है कि अब तक जेजे कॉलोनी और आम रिहायशी इलाकों में जल संकट राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक पहुंच गया है। एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन सतीश उपाध्याय ने कहा कि यहां बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने बताया कि एनडीएमसी को उसकी जरूरत के हिसाब से 125 एमएलडी की जगह केवल 70 से 80 एमएलडी पानी ही दिल्ली जल बोर्ड दे रहा है। दिल्ली सरकार में जो पानी की पिलफरेज है, पानी की जो चोरी हो रही है, वो लगभग 50% से ज़्यादा है। और वो सारी की सारी चोरी जो दिल्ली सरकार में लोग बैठे हुए हैं, उनके विधायक हैं, टैंकर माफिया और टेंडर माफिया है, जो दिल्ली के लोगों का पानी चुराकर उन्हीं लोगों को पानी बेच रहे हैं। ये एक बड़ा षड्यंत्र है और जिसकी वजह से दिल्ली में पानी की समस्या समाप्त हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के सबसे वीआईपी इलाकों में से एक नई दिल्ली के तिलक मार्ग और बंगाली मार्केट के भूमिगत जलाशयों के लिए जल बोर्ड ने 40% पानी में कटौती कर दी है। एनडीएमसी के मुताबिक इसका असर बंगाली मार्केट, अशोक रोड, हरीशचंद माथुर लेन, कोपरनिकस मार्ग, पुराना किला रोड, बाबर रोड, बाराखंबा, केजी मार्ग, विंडसर प्लेस, फिरोज शाह मार्ग, कैनिंग लेन और आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ना लाजमी है। और एक तरफ जहां दिल्ली गर्मी और पानी की किल्लत से परेशान है, तो वहीं महाराष्ट्र में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र के कई शहरों में जमकर बारिश हो रही है। पालघर में तेज बारिश की वजह से देहरजे नदी पर बनाया गया पुल पानी में डूब गया है। मुंबई के कई इलाकों में बारिश की वजह से पानी भर गया है। मुंबई में अगले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट दिया गया है। लोगों से सचेत रहने की अपील की गई है।
बारिश की वजह से जल भराव से निपटने के लिए बीएमसी के कर्मचारी भी लगातार काम कर रहे हैं। लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए पहले से तैयारी भी की गई है। प्रयागराज में माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी फातिमा जैनब के घर पर आज बुलडोजर चला। पुलिस प्रशासन की टीम सुबह 11:30 बजे सल्लापुर इलाके में जैनब के घर पहुंची। 3 बुलडोजर इमारत को गिराने में लगे। पुलिस ने आसपास बैरिकेडिंग कर दी। भीड़ को भी वहां से हटा दिया गया। इसके अलावा पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी भी की गई। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जैनब के घर से सटा हुआ उसके भाई जैद मास्टर का घर बना हुआ है। दोनों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके आलीशान घर बनाया था। यह जमीन 50 करोड़ रुपए की है। जैनब का मकान अतीक के घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। 26 फरवरी 2023 को प्रयागराज में वकील उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और तब से अशरफ की पत्नी जैनब फरार है। 15 अप्रैल को 2023 को प्रयागराज में अशरफ और अतीक की हत्या कर दी गई थी और तब से जैद मास्टर भी फरार है। अब तक अतीक अहमद, भाई अशरफ और गैंग की 1800 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। विशाखापत्तनम में ऋषिकोंडा हिल पर बना एक महल इस वक्त देश भर की सुर्खियों में है। इस महल को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बनवाया है। आंध्र की नई सरकार ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार ने इसे बनाने में 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस आलीशान महल की चमक ऐसी है कि किसी की भी आंखें चौंधिया जाएंगी। मानो अमेरिका के व्हाइट हाउस का रंग भी जगन महल के सामने एकदम फीका पड़ जाए। इसकी तुलना दिल्ली वाले कथित शीश महल से भी हो रही है। कुछ लोग इसकी तुलना ताजमहल से कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस शानदार महल में दुनिया की हर लग्जरी सुविधा मौजूद है। विशाखापत्तनम के ऋषिकोंडा हिल पर बने इस महल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। बड़ी दूर से नजर आने वाले इस महल को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बनवाया है।